डिस्कवरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग बात कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 उसके लिए। और बजट एक ऐसा शब्द है या एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी नीति है जो हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, हर व्यक्ति की रुचि का विषय है। और हम वर्ष भर उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि आखिर बजट में ऐसा क्या होना है, क्या सुविधाएं दी जाएंगी सरकार द्वारा, क्या ऐसा होगा जिससे कि हमें लाभ हो, क्या किसी वस्तु सेवा की कीमत घटेगी, बढ़ेगी, कर संबंधी बातें क्या होंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं बजट के प्रति। और निम्न आय का व्यक्ति हो, मध्यम आय हो, उच्च आय हो, बिजनेसमैन हो, वेतनभोगी हो, छोटे बड़े व्यापारी हो, किसान हो, सभी वर्ग के लोगों के लिए बजट बड़ा ही आकर्षक एक मुद्दा है। स्वाभाविक रूप से बजट पर चर्चा करना, बजट की समझ रखना या बजट के दृष्टिकोण को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खास तौर से जब चुनाव का वर्ष होता है तो हमारी अपेक्षाएं और अधिक हो जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि चुनाव के वर्ष में सरकार बजट के माध्यम से कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे कि लोग आकर्षित हों उसके प्रति और चुनाव में उसको जीत मिलने की संभावनाएं उसकी बढ़ जाए। कैसे जनता को अपने प्रति आकर्षित करना है, इस बात पर अधिक बल देने की अपेक्षा होती है बजट में, खास तौर से चुनावी वर्ष में। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर अगर हम आज चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए भी यह लाभकारी होगा। और जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए आगामी जो परीक्षा होगी उसमें बजट से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको समझना आसान होगा उनके लिए। और अपनी रुचि के हिसाब से उसकी समझ भी विकसित होगी। मुझे ऐसी आशा है कि आप इस लेक्चर से आपको अवश्य लाभ होगा, परीक्षार्थियों को भी और जो भी इसको देखे समझे, जिसकी भी जो अपेक्षा हो। बजट जो शब्द है, हम बहुत पहले से जानते हैं कि बजट फ्रांसीसी भाषा का से निकाला गया शब्द है। और सबसे पहले 1733 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने बजट शब्द का प्रयोग किया था वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए। और वहां से बजट को हमने वार्षिक वित्तीय विवरण या वित्त संबंधी कार्यों का एक उपकरण मान लिया है और वो उपकरण बन गया है वस्तुतः पूरे विश्व में। हमारे यहाँ भी बजट उसी रूप में प्रस्तुत होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में, लेकिन हम उसको सामान्य भाषा में बजट कहते हैं। तकनीकी भाषा उसके लिए होती है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो हमें वह भी देखने की जरूरत है, वह भी समझना है कि वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है। दूसरा एक शब्द आया, अंतरिम बजट। जैसे अ, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि आई एम प्रेजेंटिंग और रिकमेंडिंग द इंटरिम बजट फॉर द कंट्री। और 2047 तक विकसित भारत की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को साकार कैसे किया जाएगा उसकी एक झलक बजट में रखने की कोशिश की गई। लेकिन यह बजट है अंतरिम बजट। अब सवाल यह उठ रहा है कि अंतरिम बजट होता क्या है और बजट से कैसे भिन्न है यह। इसके साथ साथ यह भी समझने की जरूरत है कि बजट और या अंतरिम बजट और लेखानुदान, एक शब्द आता है संविधान में अनुच्छेद 116 के तहत, लेखानुदान क्या होता है और अंतरिम बजट से कैसे अंतर है या क्या दोनों समान है। ऐसी कुछ संकल्पनात्मक समझ हमारी अवश्य होनी चाहिए इसके पहले कि हम बजट के प्रावधानों पर बात करें।
तो मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं कि बजट होता क्या है और भारत के संविधान में उसकी स्थिति क्या है और कानूनी उसके प्रावधान कौन से हैं, कैसे नियमित होता है बजट की प्रस्तुति, कैसे नियमित होती है। और आ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बजट के अंदर क्या होता है और मौजूदा जो बजट हमारे पास आया है अभी 1 फरवरी को 2024-25 के लिए, उसके अंदर मुख्य बातें, उसका दृष्टिकोण, उसका उसका जो विजन है वह विजन क्या है, मुख्य जो उसमें पहल की गई है, या जो एक अभी जैसे मैंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, उस सपने को कैसे साकार करेंगे हम, और कहाँ पर कुछ आलोचकों का मत है कि क्या ऐसा है जो बजट में कुछ आलोचनात्मक पक्ष दिख रहा है उसका, कि सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वह लक्ष्य कैसे होगा। इसके साथ साथ चुनावी वर्ष है, चूंकि यह 2024, इसलिए जो मुख्य बजट है वह तो जुलाई 2024 में प्रस्तावित है, लेकिन उसके पहले सरकार को चूंकि नए वित्त वर्ष में काम करना है, इसलिए एक संक्रमणकालीन बजट के तौर पर इसकी प्रस्तुति की जाती है। तो हम लोग एक एक करके पॉइंट में डिस्कस करते हैं। पहले कुछ संकल्पनाओं की बात करता हूं मैं, उसके बाद फिर हम लोग बजट 2024-25 की बात करेंगे। बजट जो है वह वस्तुतः एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, डिटेल्स हैं उसमें, प्राप्त कहां से होगा धन और धन कहां जाएगा। विवरण का अर्थ यही है, सोर्स और डेस्टिनेशन, वित्त का स्रोत क्या होगा, सरकार कहां से धनराशि प्राप्त करेगी और किन किन क्षेत्रों में उसको खर्च करेगी। यही विस्तार से विवरण होता है आगामी वर्ष के लिए, जिसको हम कहते हैं बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण। राइट। इसका जो प्रावधान है संवैधानिक और कानूनी, एक तरफ अगर हम इसको ऐसे देखें, और एक है विधिक प्रावधान। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 यह कहता है कि राष्ट्रपति यह इंश्योर करेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिवर्ष सरकार संसद में बजट प्रस्तुत करे। तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति उत्तरदायी है इस बजट को प्रस्तुत करवाने के लिए। प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री, लेकिन प्रस्तुत करवाने का उत्तरदायित्व संविधान के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है अनुच्छेद 112 में। और इस पूरी बजटीय प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो इसको समर्थन करने वाले जो प्रावधान हैं संविधान के, वो अनुच्छेद 113 से लेकर 117 तक दिए गए हैं, जिसमें अनुदान की मांग और विनियोग विधेयक और लेखानुदान है, प्रत्यानुदान, कई ऐसे उपकरण हैं। तो कहा जाएगा कि बजटीय प्रक्रिया या भारत के संविधान में जो वित्त का प्रशासन है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रावधान है, वो अनुच्छेद 112 से लेकर 117 तक स्पष्ट रूप से हमें दिखता है, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट अनुच्छेद 112 में प्रस्तुत करने का उल्लेख है, जिसकी प्रस्तुति करवाने का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है। और प्रति वर्ष अब 2017-18 के बाद प्रति वर्ष 1 फरवरी को हम आगामी वर्ष के लिए वित्त मंत्री उस बजट को संसद में प्रस्तुत करता है। यह तो संविधान का उल्लेख हो गया। दूसरी तरफ अगर हम विधिक प्रावधान देखें तो संसद की जो सदन है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कैसे चलती है और कैसे चलेगी, उसका वर्णन या उसका नियमन सदन की अपनी प्रक्रिया नियमावली के तहत होता है।
इसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा 1952 एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा 1950। तो दोनों सदनों की अपनी अपनी प्रक्रिया नियमावली है और उसी नियमावली के तहत यह कार्य होता है कि बजट की प्रस्तुति कैसे होगी या वित्त संबंधी जो मामले हैं संसद में सरकार द्वारा जो रखे जाते हैं या काम किया जाता है उसके नियमन का जो प्रावधान है, कानूनी प्रावधान, वो उसी प्रक्रिया नियमावली के तहत किया गया है। राइट। इसको कहा जाएगा कि सदनों की प्रक्रिया नियमावली के तहत है। जैसे अगर हम लोकसभा में देखें तो नियम 204 से 221 और 331 इसके अलावा अध्यक्ष के दिशा निर्देश जो अभी हमारे पास 2014 का है, 8वां जो एडिशन है, उसका निर्देश है 19B और राज्यसभा में प्रक्रिया नियमावली के नियम 181 से 186 ये बजट को या वित्तीय मामलों को गवर्न करने वाले प्रावधान है और इसी के अनुरूप, इन्हीं नियमों के अनुरूप वित्त मंत्री बजट की प्रस्तुति करता है और यह बताएगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या है। तो हमारे लिए यह कानूनी प्रावधान है और संविधान का प्रावधान, जैसे मैंने कहा कि वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है और उसको समर्थन देने वाले जो वित्त संबंधी प्रावधान है वो अनुच्छेद 113 से 117 तक मौजूद है। अब क्या है कि जिस समय बजट प्रस्तुत होगा उसी दिन उस सदन में चर्चा नहीं होती। बजट की प्रस्तुति होगी, उसके बाद तिथि तय की जाएगी कि उस पर चर्चा कब होगी। कहने का अर्थ क्या है कि बजट की प्रस्तुति के दिन बजट पर चर्चा उसी दिन नहीं होती। ये दोनों सदनों में समान रूप से लागू है कि जिस दिन बजट प्रस्तुत होगा वहां उस दिन उस पर चर्चा नहीं होगी और जनरल डिस्कशन जो होगा, सामान्य रूप से जो चर्चा होगी, उसका प्रावधान दोनों सदनों में है। लेकिन जैसे 205 नियम 205 में ये लिखा गया है कि लोकसभा में बजट पर चर्चा होगी कैसे, उसी तरह नियम 182 जो राज्यसभा की प्रक्रिया नियमावली का है उसमें लिखा गया है कि बजट पर चर्चा होगी। लेकिन ध्यान यह रखना है कि जिस दिन प्रस्तुत होगा उस दिन चर्चा नहीं होती। एक पक्ष तो इसका यह है संकल्पना का। दूसरा पक्ष यह है कि बजट और अंतरिम बजट में फर्क क्या है। अब उस पर बात करते हैं। बजट में क्या है, जैसे इसको मान लिया कहा वार्षिक बजट, तो दोनों में कॉमन क्या है बजट। इसका मतलब कि दोनों में कुछ फीचर्स कॉमन होंगी। वो कॉमन क्या है कि अनुमानित प्राप्तियां सरकार की क्या है और अनुमानित व्यय क्या है। एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है सरकार का, इसी का विवरण है आगामी वर्ष के लिए। तो अगर 2024-25 का वर्ष है तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक यह वर्ष हुआ। इसके लिए हमने प्राप्तियों का अनुमान किया है सरकार ने और व्यय का अनुमान किया। ये वार्षिक बजट है। अंतरिम बजट का मतलब होता है कि रहेगा, संरचना तो वही है
प्राप्तियां अनुमानित और अनुमानित व्यय वहां भी है। फर्क क्या है कि उसकी अवधि निश्चित है, 3 से 4 माह की अवधि है। सामान्यतः हम उसको कहते हैं 90 दिनों की अवधि है। तो मान लिया अप्रैल मई जून हमने 3 माह के लिए बजट प्रस्तुत किया 90 दिनों के लिए, और जुलाई में जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो वार्षिक बजट है, मूल बजट मुख्य, वह जुलाई में प्रस्तावित है, क्योंकि सरकार का गठन होगा उसके पहले और नई सरकार फिर बजट प्रस्तुत करे। तो कहा जाएगा कि बजट और अंतरिम बजट में संरचना की दृष्टि से फर्क नहीं होता, अवधि का फर्क होता है। और अंतरिम बजट संक्रमणकालीन अवधि के लिए है। ट्रांजिशनल पीरियड के लिए है कि जब सरकार का गठन हो रहा है उसके पहले की जो अवधि है उसमें अंतरिम बजट की प्रस्तुति होगी, जो सामान्यतः 90 दिनों की होगी, लेकिन उसमें भी संरचना की दृष्टि से अनुमानित प्राप्तियां ही हैं और अनुमानित व्यय है। और वार्षिक बजट जब होगा तो वह 1 वर्ष के लिए होगा, जिस वर्ष के लिए वह बजट प्रस्तुत किया गया। यह अंतर है बजट और अंतरिम बजट। अब दूसरी बात एक और है कि बजट और या अंतरिम बजट और लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, क्या डिफरेंस? जैसे कहा बजट, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बजट में अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय। लेखानुदान एक अनुदान है, ग्रांट है, या जो सरकार को संसद से मिलता है कि वह राशि संचित निधि से निकाल सकती है और व्यय कर सकती है फॉर अ टेम्पररी पीरियड, एक निश्चित अवधि के लिए। वह अवधि भी सामान्यतः 90 दिनों की है, 90 दिनों की अवधि है। अब ये राशि जब सरकार बजट प्रस्तुत करती है, उसके बाद थोड़ी सी व्याख्या इस रूप में करें कि सबसे पहले हमने बजट प्रस्तुत कर दिया, फिर हमने अनुदान की मांगे प्रस्तुत कर दी, किस किस क्षेत्र में कितनी राशि चाहिए, फिर हमने विनियोग विधेयक प्रस्तुत कर दिया, और जब विनियोग विधेयक पारित हो गया तो सरकार को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार मिल गया, राइट। अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है जब तक, और नया वित्त वर्ष शुरू हो जाए, मान लें कि 15 मई को विनियोग विधेयक पारित हो रहा है, तो 1 अप्रैल से तो वर्ष शुरू हो गया ना, वित्त वर्ष। अब हमारे पास लगभग 45 दिनों की अवधि ऐसी है जिसमें सरकार के पास खर्च करने के लिए धन की आवश्यकता है। वह धन संचित निधि से तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में काम कैसे होगा? तो हमने एक प्रावधान कर दिया अनुच्छेद 116 में संविधान का कि लेखानुदान लाया जा सकता है, और जब तक कि विनियोग विधेयक पारित नहीं हो रहा उस समय तक के लिए एडवांस के तौर पर, अग्रिम के तौर पर हमने लेखानुदान पारित करके धन निकाला। जैसे कि अगर हमने विनियोग विधेयक में मान लिया कहा है कि शिक्षा के लिए 2000 करोड़ रुपए होंगे, आवंटित है, मान लिया विनियोग विधेयक में यह कहा। अब 45 दिनों के लिए हमें खर्च करना है, तो हो सकता है इसमें से 300 करोड़ रुपया हमें जरूरत है 45 दिनों के लिए। ये 300 करोड़ रुपया हमने लेखानुदान पारित करा के निकाला, जो एडवांस है। एडवांस कहने का मतलब कि जब विनियोग विधेयक पारित हो जाएगा तो बाकी जो राशि बची है इसमें 1700 करोड़, 1700 करोड़ ही विनियोग विधेयक से निकाला जा सकता है, चूंकि 300 करोड़ हमने पहले ही एडवांस के तौर पर निकाल लिया है। ठीक है, यह जो राशि निकली है इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा पर व्यय करना। अब यहीं से अंतर दिखेगा हमें लेखानुदान और अंतरिम बजट। वो क्या है कि समानता तो हो गई कि दोनों लगभग अवधि एक ही है 90 दिनों के लिए। अंतर क्या है कि चूंकि ये बजट है
इसलिए इसमें प्राप्तियां प्लस व्यय दोनों होता है अनुमानित। लेकिन लेखानुदान में क्या होगा, ये केवल व्यय की बात करता है, ओनली एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये खर्च करने के लिए जो राशि निकालनी है संचित निधि से उसकी बात करता है लेखानुदान। तो एक अंतर हो गया कि बजट जो वार्षिक है उसमें पूरे वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय का उल्लेख है। अंतरिम बजट में संक्रमणकालीन अवधि है, नई सरकार के गठित होने तक की अवधि जो लगभग 90 दिनों की होती है, उसके लिए जो हमने अनुमानित व्यय और प्राप्तियों की बात कही है उसको हम कहते हैं अंतरिम बजट। हालांकि अंतरिम बजट करके कोई शब्दावली ऐसी है नहीं हमारे संविधान में, लेकिन हम उसको बजट इसलिए कहते हैं कि उसमें स्ट्रक्चर वही है, संरचना तो वही है, अंतर केवल अवधि का है। अगर सरकार मान ले वही सरकार वापिस आ जाए तो उसी अंतरिम बजट को वार्षिक बजट बना देगी, और अगर दूसरी सरकार को सत्ता मिलती है, दूसरी सरकार आ जाती है सत्ता में, तो वह एक नया बजट प्रस्तुत कर सकती है। तो संक्रमणकालीन अवधि खत्म हो जाने के बाद अंतरिम बजट समाप्त हो जाए। तो है वो वह भी बजट, उसके लिए अलग से प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी। तो अंतरिम बजट और बजट में तो वह अंतर है अवधि का। अब अंतरिम बजट और लेखानुदान में जो अंतर है वो यही है कि जहां अंतरिम बजट में प्राप्तियां और व्यय दोनों हैं, वहां लेखानुदान में केवल व्यय है, जो विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले पारित होता है, ताकि हम अग्रिम या एडवांस के रूप में किसी मद के लिए वह राशि निकाल सके संचित निधि से, और सरकार उसको उस समय तक के लिए व्यय करे जब तक कि विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता। इस रूप में हम इसको अंतर समझ सकते हैं लेखानुदान और अंतरिम बजट का, और बजट और अंतरिम बजट का। तो हमने अभी तक 3 बातें कही हैं मैंने आपको, कि एक तरफ हमने बताया है कि बजट क्या होता है, दूसरा संविधान में कहाँ है और उसके कानूनी प्रावधान कहाँ है, सदनों की अपनी अपनी जो प्रक्रिया नियमावली है उसके आधार पर। दूसरी बात हमने चर्चा की है कि बजट, वार्षिक बजट और अंतरिम बजट में अंतर और समानता क्या है, और तीसरी बात कही है हमने कि अंतरिम बजट और लेखानुदान में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। अब हम लोग बात करेंगे कि बजट में 2 भाग होते हैं, आपने भी देखा होगा इस स्पीच में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसको हम कहते हैं क्वासी फिस्कल या अर्ध राजकोषीय, और इसको कहते हैं फिस्कल, राजकोषीय। जैसे हमने कहा प्राप्तियां और व्यय, यह सामाजिक क्षेत्र है, या इसको कहा जाएगा गैर वित्तीय क्षेत्र। और यह वित्तीय भाग है। यह बताता है कि सरकार को प्राप्तियां कहां से होंगी, और यह बताता है कि सरकार किन किन मदों में व्यय करेगी। यह व्यय से संबंधित है और यह प्राप्तियों से संबंधित। इस तरीके से हम बजट के 2 भागों को समझ सकते हैं, क्वासी फिस्कल एंड फिस्कल। ये तो जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमें बात करनी है कि 2024-25 के लिए अंतरिम बजट जो सरकार ने 1 फरवरी को प्रस्तुत किया है, उसकी उसकी बातें कौन सी हैं। उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं 2047 तक, यह हमारा विजन है। तो विकास के पीछे दर्शन क्या है, मूल दर्शन क्या है, पहले तो यह बात समझनी है, और बजट से वह मूल दर्शन हमें कैसे दिख रहा है। तो मूल दर्शन रखने का आधार क्या है, तो हमारे पास एक ट्रिनिटी है जिसकी चर्चा बजट में की गई है। अब इसमें देखेंगे
कि अंतरिम बजट 2024-25 में दूरगामी लक्ष्य है विकसित भारत एट 2047। यह हमारा विजन है। अब विकास का मूल दर्शन क्या है? दर्शन का आधार इसको कहते हैं त्रितत्व या त्रित्व कहते हैं। त्रित्व, ट्रिनिटी। तीन बातें हैं, वो क्या क्या है? एक है जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, राइट। एक है लोकतंत्र और एक है डेवलपमेंट, या इसको सॉरी डाइवर्सिटी, विविधता। डेवलपमेंट तो यही लिख दिया है, डाइवर्सिटी। ये तीन इसके तत्व हैं जो हमारे दर्शन है। इस दर्शन को पूरा कैसे करेंगे, हमें समझना क्या है इसमें, यह दर्शन क्यों रखा कि हमारा जो देश है उसमें जनांकीय लाभांश हमें चाहिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना है, हमारे अधिकारों की रक्षा करनी है, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को बचाए रखना है और अपनी विविधता का संरक्षण करते हुए सभी क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो सभी वर्गों और सभी भौगोलिक प्रदेशों का समावेशन होना चाहिए। यही समावेशन हमारे विकास का मूल दर्शन है, जो दो आयामों में बटा है। एक है सोशल इंक्लूजन और एक है ज्योग्राफिकल इंक्लूजन। फिर से बता रहा हूं कि हमने दूरगामी लक्ष्य रखा है विकास भारत का, विकसित भारत बनाना 2047 में, जिसके लिए हमने ट्रिनिटी की पहचान की है, त्रितत्व की पहचान की है, तीन तत्वों की, जिसमें जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता भारत की मूल बातें हैं। और यहीं से दर्शन निकाला गया है और यह दर्शन यह बता रहा है कि हमें जनांकीय लाभांश लेना है, हमें लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करनी है और हमारी विविधता की संरक्षण उसका करना है। ये तीन बातें करनी। ये कब होगा? जब हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समुदाय और भौगोलिक हर प्रदेश हमारी विकास की मुख्य धारा में अपना योगदान कर सके और उस तक संसाधन उपलब्ध हो सके, तभी यह संभव होगा कि हम विविधता की, लोकतंत्र की और जनांकीय की लाभांश लेने वाला जो सपना है हमारा, वह सपना पूरा होगा और तभी हम भारत को विकसित भारत बना सकेंगे 2047 में। इसका मतलब यह हुआ कि जो दर्शन है वह दर्शन है समावेशन का, इंक्लूजन। और इस दर्शन के दो आयाम हैं, डायमेंशंस हैं इसके। एक है सामाजिक और एक है भौगोलिक। तभी संवेदनशील वर्गों का समावेश, और दूसरा है सभी प्रदेशों का समावेश। जैसे इसका एक उदाहरण यह है कि सरकार ने यह कहा कि जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा ताकि उसको विकास का संचालक बनाया जा सके।
कि अगर हमारा ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से अगर बाहर है या पूरी तरह उस मुख्य धारा में नहीं है, तो हम उसको इस रूप में जोड़ें अपने विकास की मुख्य धारा से कि वही डेवलपमेंट का ड्राइवर बन जाए। तो हर भौगोलिक प्रदेश को मुख्य धारा से जोड़ना हमारा उद्देश्य है और सभी संवेदनशील वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना हमारा उद्देश्य है। यह बजट में जो सामने रखा गया है कि विकसित भारत बनाने का जो विकास चाहिए जैसा, उसका मूल दर्शन समावेशन है, जिसके लिए हमने जो आधार बनाया है वह जनसांख्यिकी है, लोकतंत्र है और विविधता है भारत की, ताकि हम विविधताओं की रक्षा करें, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें और जनांख्यिकी लाभांश प्राप्त करें, जिससे हम सभी संवेदनशील वर्गों को और सभी भौगोलिक प्रदेशों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ सकें और उनको विकास का संचालक बना सकें। यह इस बजट का मूल दर्शन कहा जा सकता है। अब इसके लिए जो हमारा मंत्र है, एक शब्द प्रयोग किया है बजट में, विकास का मंत्र, डेवलपमेंटल मंत्र, वो क्या है? एक बात है सबका साथ सबका विकास, दूसरा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और तीसरा है विकसित भारत 2047। यहां देखिए, विकास का मंत्र है यह, सबका साथ सबका विकास, सभी का व्यापक विकास है। उससे क्या हो गया कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यह हो जाएगा। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो क्या है, सबके प्रयास, जब सब लोग शामिल हो जाएंगे मुख्य धारा में, सारे प्रदेश, सारे संवेदनशील वर्ग जब शामिल हो गए तो सबका साथ मिल गया, सबका विकास भी होगा और सभी वर्गों, समुदायों और भौगोलिक प्रदेशों का विश्वास होगा। तो सब मिलकर प्रयास करेंगे और सारे लोग जब प्रयास करेंगे तो जाहिर है कि जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता का जो हमने त्रितत्व रखा है वह पूरा हो जाएगा और उसके आधार पर जो हमने दर्शन रखा है समावेशन का, वह समावेशन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और अंतिम रूप से भारत 2047 में विकसित भारत बन सकता है या बन जाएगा। यह मूल दर्शन और विकास का मंत्र है। यही इस बजट की कोर बात है। बजट में क्या है कि हम आमतौर पर हम ऐसा पढ़ते हैं कि बजट में हमारे पढ़ने का जो तरीका होता है कि हम उसके आंकड़े रटते हैं या आंकड़ों पर बहुत गौर करते हैं। आंकड़ों पर बहुत गौर करना बजट को समझने के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। अगर कहीं आंकड़ों की आवश्यकता है आपको अपनी समझ के लिए तो बहुत अच्छी बात है, उसको समझा जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से आंकड़ों पर बहुत विचार करने की जरूरत नहीं। बारिंग फ्यू, वो जो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जैसे जीडीपी का ग्रोथ क्या है या फिस्कल डेफिसिट क्या है या निवेश क्या है या पूंजीगत व्यय क्या है, ऐसे कुछ मुख्य जो आंकड़े हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन हर ऐसे कार्यक्रम पर कितनी राशि आवंटित की गई उसकी बहुत आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। हमें समझना यह होता है कि बजट आखिर जिस विजन से बजट बनाया गया है वह विजन क्या है हमारा, और उस विजन को प्राप्त करने के लिए जो हमने रणनीति बनाई है वह रणनीति वास्तविक अर्थों में व्यावहारिक है या नहीं। इसलिए मैंने फोकस इस पर किया है कि आप उसको समझ लें कि हमारे बजट का, इस बजट का दर्शन क्या है। एक और बात इस बजट की एक विशेषता है कि वित्त मंत्री ने यह कहा कि वी हैव नॉट अडॉप्टेड एनी पॉपुलिज्म, हमने लोक लुभावनापन बजट में नहीं रखा है, जो वास्तविकता भी है। हमसे, जैसे शुरुआत में मैंने कहा ना कि जब चुनावी वर्ष में बजट प्रस्तुत होता है तो हमें अपेक्षा होती है कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करेगी जिससे कि जनता आकर्षित हो और लोक लुभावनी राजनीति का एक परिचय देगी वह, लेकिन ऐसा इस बजट में नहीं दिखता। तो वित्त मंत्री ने भी इंश्योर किया है कि कोई पॉपुलिज्म या लोक लुभावनापन इसमें नहीं दिखे। इसके पीछे एक और मंशा है। वह मंशा क्या है कि सरकार, मौजूदा जो सरकार है, वह उसको आत्मविश्वास है कि वह सरकार वापस होगी अगले 5 वर्षों के लिए और वह बजट जुलाई में प्रस्तुत करेगी। तो पॉपुलिज्म नहीं है, दैट्स ए गुड साइन, वो एक अच्छा संकेत है। तो पहली बात तो हमारी यह हो गई कि हमारा दर्शन क्या है, दर्शन किस आधार पर रखा है हमने, और दर्शन का मंत्र क्या है, यह हमें समझ में आ गया। अब अगर ऐसा दर्शन है
तो इस दर्शन को पूरा करने के लिए जो विकास मंत्र है उसको उसके आधार पर काम करेंगे। काम करेंगे तो क्या होगा, वह दृष्टिकोण क्या है, देखने का नजरिया इन चीजों को। बजट का दृष्टिकोण क्या है? अमर्त्य सेन ने एक बात कही थी, कैपेबिलिटी अप्रोच की, क्षमता का दृष्टिकोण है या योग्यता का दृष्टिकोण। तो क्षमता का दृष्टिकोण यहां भी दिखता है कि अगर सभी को विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए और सबका प्रयास सुनिश्चित करना हो विकसित भारत के लिए, तो हमें क्षमताओं का निर्माण करना होगा और समुदायों को सशक्त करना होगा। यही दो बातें हमें करनी पड़ेंगी ताकि हम सबका साथ तो कर दिया, सबका विश्वास भी ले लिया, सबका विकास भी कर दिया। अब अगला चरण क्या है कि सबका प्रयास होना चाहिए विकास की मुख्य धारा। सबका प्रयास कब होगा? जब हमने किसी को शिक्षा दे दी तो शिक्षा से वह सक्षम हुआ या नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लें कि विकास की मुख्य धारा है यह, और कोई एक वर्ग है जो इससे बाहर है। हमने इस वर्ग को इसमें समावेशित कर दिया और शिक्षा हमने सबको दे दी, तो हमने शिक्षा की मुख्य धारा में उस वर्ग को जोड़ दिया, राइट। अब देखना यह है कि एक के अंदर जितने भी लोग हैं उनको शिक्षा तो मिल गई, क्या वह शिक्षा उनको सक्षम बना रही है? अगर सक्षम नहीं बना रही और ऐसा लग रहा है कि कौशल विकास भी आवश्यक हो गया है, तो कौशल विकास भी करेंगे। लेकिन अंतिम रूप से हमारा दृष्टिकोण क्या होगा कि जो संसाधन हम उस तक पहुंचा रहे हैं, उन संसाधनों के प्राप्त होने के बाद उसकी सक्षमता या उसकी समर्थता बढ़ती है या नहीं। हमें उसको समर्थ बनाना है, हमें उसको सक्षम बनाना है, तभी जाकर वह अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों, अपने कार्यों के प्रति सशक्त हो सकेगा और अपना कार्य कर पाएगा, और तभी हम सबके प्रयास को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बजट का जो दृष्टिकोण है वह दो आयामों पर टिका हुआ है। एक है क्षमता निर्माण और दूसरा है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट एंड कैपेबिलिटी। दोनों का विकास करना है, जिससे कि हम सबके प्रयास को सुनिश्चित करेंगे और सबका प्रयास सुनिश्चित करके हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक, राइट। ऐसा करने के लिए हमें करना क्या है? तो एक स्ट्रैटेजिकल, रणनीतिक एक तरीका अपनाया हमने। वो क्या है कि हमें सोशल जस्टिस डिलीवर करनी है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन एट द सोशल लेवल। सामाजिक स्तर पर कोई विभेद नहीं होना चाहिए, प्रतिष्ठा की समानता होनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, तभी सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। तो सामाजिक न्याय उपलब्ध कराएंगे जब, तो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सामाजिक न्याय देना इसका उद्देश्य है। बजट ये हाईलाइट कर रहा है, वित्त मंत्री ने कहा कि जो मौजूदा सरकार है उसका दृष्टिकोण सामाजिक न्याय के प्रति कैसा है और पहले कैसा था। तो यह कहा गया कि पहले सामाजिक न्याय एक राजनीतिक नारा हुआ करता था कि हम सामाजिक न्याय देंगे, लेकिन जो मौजूदा केंद्र सरकार है वह यह दावा कर रही है, वो यह कह रही है, यह केवल राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि हमारे गवर्नेंस का एक नया मॉडल है कि सामाजिक न्याय की उपलब्धता गवर्नेंस का एक मॉडल है और इसी मॉडल पर हमें काम करना है ताकि हम विकसित भारत की संकल्पना कर सकें। और यह तब होगा जब हमारा जो
अप्रोच होगा, हमारा जो कार्य करने की रणनीति हमारी होगी, वो क्या होगी? ऑल राउंड, ऑल परवेसिव एंड ऑल इंक्लूसिव, सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी। यह गवर्नेंस मॉडल क्या है? 3 पिलर्स पर आधारित है। विकास का गवर्नेंस मॉडल है। यह क्या है? सर्वांगीण, यह है सर्वस्पर्शी, और यह है सर्व समावेश। ऑल राउंड, ऑल परवेसिव, ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यही गवर्नेंस मॉडल होगा सामाजिक न्याय देने का, जिसके लिए हमें क्षमता निर्माण करना है, जिसके लिए हमें समुदायों को सशक्त बनाना है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सुनिश्चित करके हमें भारत को विकसित भारत बनाना है 2047 तक। अब इसमें कर्ता कौन होंगे? हु आर दी एक्टर्स? हु विल लीड दिस डेवलपमेंट? कौन इसका नेतृत्व करेगा? ड्राइवर्स कौन होंगे? सबसे पहले गरीब, पुअर, महिलाएं, विमेन, युवा, यूथ, और अन्नदाता, फार्मर्स। बजट ने आइडेंटिफाई किया कि यही 4 वर्ग हैं जो एक्चुअल इस विकास को डिसाइड करेंगे। अगर हमने गरीब कल्याण कर दिया तो राष्ट्र का कल्याण है। अगर हमने महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ दिया तो सशक्तिकरण बहुत ताकतवर होगा। अगर हमने युवा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी तो जनांकीय लाभांश हमें पूरी तरीके से मिलेगा। और अगर अन्नदाताओं या किसानों का कल्याण कर दिया तो कृषि, उद्योग, सेवा, सभी का कल्याण। इसका मतलब कि ये 4 ऐसे वर्ग हैं जो एक्चुअल इस नए गवर्नेंस मॉडल के संचालक सिद्ध हो सकते हैं। इसी का उल्लेख इस संकल्पना में किया गया है। रीजन क्या है? क्यों ऐसा? यही क्यों? यह केवल जीडीपी में योगदान नहीं देंगे, एक नई तरह की जीडीपी की बात बजट में कह दी गई। जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जनरली व्हाट हैपेंस दैट वी फोकस ऑन जीडीपी, इंक्रीज इन जीडीपी। हम सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने के प्रति कटिबद्ध होते हैं। सरकार ने कहा इस बजट में कि हम केवल जीडीपी तक अपने गवर्नेंस को सीमित नहीं रखेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव जीडीपी की आवश्यकता हो गई है अब। वो क्या है? गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, वह भी जीडीपी है। तो यह जो संचालन होगा, यह संचालन केवल सकल घरेलू उत्पाद तक सीमित नहीं होगा, बल्कि समग्रता के साथ या एक समग्र या व्यापक जीडीपी की अवधारणा है। वो क्या है? गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, तीनों बातें देखनी है। यह एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो सामने रखा गया है, और इसके लिए जितने सुधारों की आवश्यकता है वो सुधार किए। तो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड देन ट्रांसफॉर्म। ये एक और स्ट्रेटजी है, PRT, RPT, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। अंतिम रूप से हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, रूपांतरण होना चाहिए। यहां पर एक बहुत बारीक बात मैं आपसे चर्चा कर देता हूं
कि 1980 के दशक में विश्व स्तर पर और भारत के स्तर पर भी विकास की एक नई सोच सामने आई थी, जिसमें दो बहुत अच्छे अर्थशास्त्रियों का योगदान है। एक है अमर्त्य सेन और दूसरे हैं जोसेफ स्टिग्लिच। अमर्त्य सेन ने कहा क्षमता निर्माण, कि अगर क्षमताओं का निर्माण कर दें तो हम विकास को गति दे सकते। और स्टिग्लिच ने कहा कि क्षमताओं के निर्माण के साथ साथ हमारा उद्देश्य रूपांतरण होना चाहिए, संरचनात्मक कार्यात्मक रूपांतरण होना चाहिए। हमने इस बजट में दोनों बातें देख सकते हैं। हम एक तरफ हम क्षमता निर्माण की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य केवल सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि गवर्नेंस का जो नया मॉडल है, सामाजिक न्याय देने वाला, वह मॉडल काम करे। इसके अलावा उससे विकास होगा और विकास में ये 4 संचालक होंगे और उनका प्रदर्शन होगा, कार्य निष्पादन होगा। और उस कार्य निष्पादन के लिए जितने सुधारों की आवश्यकता है वो सुधार कैसे होंगे, तो सबसे पहला है रिफॉर्म, दूसरा है परफॉर्म। जब ये दोनों कर लेंगे तो हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। हम क्षमता निर्माण भी चाहते हैं और हम रूपांतरण भी चाहते हैं। भारत की राजनीति में रूपांतरण, सहकारी संघवाद से प्रतिस्पर्धी संघवाद, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था और कृषक या ग्रामीण समाज से नगरीय समाज की तरफ हम उन्मुख होना चाहते हैं। रूढ़िवादी समाज से उदारवादी समाज की तरफ उन्मुख होना चाहते हैं। यह हमारा रूपांतरण है और यही बजट का सार है और यही बजट का मूल तत्व है, इसेंस है इस अंतरिम बजट। राइट। अब हमें देखना है कि कुछ जो इसके अंदर प्रावधान किए गए वो क्या है, उस पर एक नजर डालते हैं। जैसे लिखा है कि सभी प्रकार की अवसंरचना, भौतिक, डिजिटल और सोशल का ठोस विकास होगा। औपचारिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। जितना हम डिजिटाइज करते हैं इकोनॉमी को, उतना अर्थव्यवस्था औपचारिक होती जाती है। भारत की एक समस्या क्या है कि अनौपचारिक क्षेत्र बहुत बड़ा है भारत का, उसके औपचारिकरण का होना अनिवार्य है अगर हम विकास में सबका योगदान चाहते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका सरकार ने अपनाया है डिजिटलाइजेशन का, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दूसरा, सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र से बचत, ऋण और निवेश वापस पटरी पर लौटे। उपलब्धियों की बात कही गई है इसमें। अर्थव्यवस्था में वैश्विक पूंजी और वित्तीय सेवाओं को महत्व दिया गया है। मुद्रास्फीति का प्रबंधन किया गया है। इसके अलावा प्रमुख क्षेत्र हमारे पास है गरीब कल्याण, देश का कल्याण, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे। इसमें एक आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है जो सरकार ने कहा कि 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके आधार पर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि है जिसकी चर्चा यहाँ की गई है। इसके अलावा यहाँ दिख रहा है ग्राफ कि गरीबों की संख्या के प्रतिशत में कमी हुई है लगातार 2005 से 6 से लेकर 2022-23 के बीच। इसके साथ साथ युवाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया गया है और यह कहा गया कि कौशल विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। युवाओं को उद्यमी बनाने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए। ये सारी उपलब्धियां हैं जो बजट में उठाई गई हैं, रखी गई। किसान अन्नदाता का कल्याण है। पीएम किसान कार्यक्रम सुना होगा आपने। एक नारी शक्ति, महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण संवितरित किए गए। इसके बाद हमने कहा कि अमृत काल जो होगा अभी से लेकर 100 वर्षों तक का, उसमें 2070 तक निवल शून्य की प्रतिबद्धता को पूरा करना है अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तब धारणीय विकास पर फोकस है और नेट जीरो इकोनॉमी। नेट जीरो का मतलब है नेट जीरो कार्बन, कि हम पर्यावरण के प्रति अति संवेदनशील हैं। इसको फिर से एक बार बजट में उभारा गया है, यह कहकर कि धारणीय विकास हमारे अमृत काल की रणनीति का एक बहुत ही गंभीर और बहुत प्रभावकारी आयाम होगा, जिसके लिए हम पवन ऊर्जा और बाकी चीजों पर गौर करेंगे। यह एक बहुत अच्छी बात यह कही गई है कि विंड एनर्जी को हाईलाइट किया है सरकार ने और यह कहा है कि विंड एनर्जी का अगर रोल बढ़ा दिया जाए
तो हम कई तरह के निवेश को प्रोत्साहन दे सकते हैं। हम ऊर्जा संक्रमण के दौर से आगे बढ़ते हुए हम शून्य कार्बन स्थिति में आ सकते हैं 2070 तक। यह जो हमारा लक्ष्य है यह पूरा हो जा सकता है, राइट। इसके अलावा छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना है। ई वाहन के निर्माण और चार्जिंग द्वारा ई वाहन इकोसिस्टम को मजबूत बनाना है। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में सहायता के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग को फोकस करना है। अवसंरचना और निवेश को बढ़ावा देना है ताकि हम लॉजिस्टिकली अगर हम अपने देश को आगे बढ़ा दें, लॉजिस्टिक सपोर्ट कर दें अगर, तो जाहिर है निवेश की दर में वृद्धि होती। पूंजीगत व्यय में वृद्धि एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है इसका, और बजट में यह कहा गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो 11.1% वृद्धि है इसमें, जो जीडीपी का 3.4% है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देना निश्चित रूप से भारत में अवसंरचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करेगा, निवेश को प्रोत्साहित करेगा, रोजगार सृजन करेगा। ऐसी बहुत सारी बातें उसके साथ जुड़ती हैं। यह एक बहुत अच्छा पक्ष रखा गया है बजट में। उसी के संदर्भ में है भौतिक अवसंरचनाओं में सुधार, समावेशी विकास है, आकांक्षी जिलों की बात कही गई है, स्वास्थ्य की बात है, अमृतकाल के लिए समावेशी विकास, आवासन है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, खाद्य प्रसंस्करण है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों की बात कही गई है जिसमें से कुछ बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तो वही बात हो गई। दूसरा क्या है कि हम वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो व्यवहार्यता का अंतराल होता है, उसके लिए हम फंड करेंगे। कहने का क्या मतलब कि एक ऐसी परियोजना जो आर्थिक रूप से सही है लेकिन उसमें वित्तीय कमी अपर्याप्तता है, कमी नहीं अपर्याप्त है वित्त वहां, तो जो अपर्याप्तता है उस अपर्याप्तता को दूर करते हैं। मान लिया कि कोई एक प्रोजेक्ट है जिसमें 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है, इकोनॉमिकली बहुत वायबल है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर कोई भी है उसको 800 करोड़ रुपया ही अवेलेबल है उसके पास, तो हमने 200 करोड़ रुपए की फंडिंग कर दी इसमें, जिसको कहते हैं कि जो व्यवहार्यता का गैप आ रहा था उसको हमने पूरा कर दिया है। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग पर विशेष बल है इसमें, खास तौर से पवन ऊर्जा के क्षेत्र। जो अपतटीय पवन ऊर्जा की परियोजनाएं हैं उनमें ऐसी जो व्यवहार्यता की अपर्याप्तता होगी उस अपर्याप्तता को पूरा कर दिया जाएगा, और यह हमारी अवसंरचनात्मक विकास में भी योगदान देगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम 2030 तक जो हमने नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है वह, और जो निवल शून्य का लक्ष्य रखा है 2070 तक, उसको प्राप्त करने में भी हमें सरलता होगी हमारी। दूसरा जो भी बात मैंने कही कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.1% हमने बढ़ा दिया है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जीएसटी जो हम भुगतान करते हैं, तो कोई भी कंपनी है उसको वह वापस होता है इनपुट क्रेडिट जिसको हम कहते हैं, उसने भुगतान किया तो वापसी होती। एनबीएफसी के साथ समस्याएं हो रही थी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ। सरकार ने इस बजट में कहा कि एनबीएफसी को भी 100% क्रेडिट इनपुट मिलेगा जीएसटी में, जिससे उनका उत्साह बढ़ेगा और वित्त की प्रणाली में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की भूमिका निश्चित रूप से अधिक हो जाएगी। इस कारण इसके साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए का जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इन द बजट। हमने तकनीकी अनुसंधान और विकास पर अत्यधिक बल देते हुए हमने यह बात कही है, और इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य या बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हम तकनीकों के स्वदेशीकरण पर विशेष बल दे रहे हैं इस बजट के तहत। तो हमने 1 लाख करोड़ रुपए की राहत उसमें दी है। इसके साथ साथ ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, एक अभी हाल फिलहाल जो हमने प्रस्ताव किया है, हालांकि उसके सामने चुनौतियां हैं रेड सी को लेकर, लेकिन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC जो ट्रेड कॉरिडोर होगा वह एक गेम चेंजर हो सकता है, वह खेल में पलटवार कर सकता है और भारत के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
फिस्कल डेफिसिट की जहां तक बात है, राजकोषीय समेकन, सरकार ने ओवरऑल अच्छे काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फिस्कल डेफिसिट हमारे कोविड के समय या कोविड के कारण भारत की राजकोषीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, वो किसी भी राष्ट्र की अच्छी नहीं थी, भारत की भी अच्छी नहीं थी, लेकिन लगातार सरकार ने बहुत अच्छे प्रयासों से राजकोषीय घाटे में बहुत हद तक कमी लाई है। 2024-25 में जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी के 5.1% होने का अनुमान रखा गया है इसमें, और सरकार ने यह भी कहा है कि 2025-26 तक इसको 4.5% किया जाएगा, जो एक अच्छा संकेत है राजकोषीय समेकन की दृष्टि से। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जो सब्सिडी का भार होता था, सब्सिडी में काफी हद तक गिरावट आई है। 3F कहते हैं उसको, फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल, जिसमें से फूड और फर्टिलाइजर बहुत महत्वपूर्ण थे कि हमने कोविड के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो प्रति माह अतिरिक्त अनाज हमने दिया निःशुल्क, जिसने खाद्य सब्सिडी को अत्यधिक बढ़ा दिया था। और दूसरा कि रूस यूक्रेन वॉर के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खादों की कीमत, उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई थी। इसके कारण हमारा इंपोर्ट बिल बहुत हो गया था और सब्सिडी अचानक से बढ़ गई थी। इसलिए इन दोनों को एक तो हमने खाद्य जो सब्सिडी है उसको विड्रॉ कर लिया, जो अतिरिक्त राशि हम दे रहे थे, अतिरिक्त मात्रा दे रहे थे, उसको समाप्त कर दिया है सरकार ने। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में कमी आई है, इसलिए हमारा जो सब्सिडी बिल है या जो हमारे सब्सिडी पर जो खर्च हो रहा था उस खर्च में अप्रत्याशित कमी है, एंड इट इज 5 years लो। ये दो उसके मेजर कारक हैं। एक और अन्य बात इसमें कही गई है कि हम इकोनॉमिक कॉरिडोर रेलवे की बनाएंगे। 3 बहुत महत्वपूर्ण रेलवे कॉरिडोर होंगे इकोनॉमिक। एक होगा एनर्जी का, ऊर्जा का, एक होगा खनिजों का, और एक होगा सीमेंट का। तो 3 रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात है। एक हो गया एनर्जी रेलवे कॉरिडोर, दूसरा है सीमेंट एनर्जी कॉरिडोर, सीमेंट रेलवे कॉरिडोर, और तीसरा है मिनरल्स। इन 3 पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं, पर्यटन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। एक पक्ष जो इसका है वह यह कह रहा है कि जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद हमारा है, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या है कि जैसे मान ले एक होता है ना सांकेतिक और एक है वास्तविक। तो मान लिया जीडीपी, सांकेतिक जीडीपी है सपोज 10%, और अगर 4% मुद्रास्फीति है, तो मुद्रास्फीति को लेकर हम जब कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को तो वह सांकेतिक हो गई। इसमें से मुद्रास्फीति को हटा दें तो वास्तविक जीडीपी एक्चुअली 6% है। तो सरकार यह कह रही है कि जो हमारी रियल जीडीपी है दैट इज प्रोजेक्टेड टू बी एट 7.3% इन 2023-24। 2023-24 में यह 7.3% होने का अनुमान है। लेकिन आलोचक यह कह रहा है कि जो हमारी सांकेतिक जीडीपी है वह 10.5% की दर से ग्रो कर रही है, राइट। 10.5% से ग्रोथ है सांकेतिक जीडीपी का, और मुद्रास्फीति का औसत है 4 से 4.5%। तो जो हमारी रियल जीडीपी है वह 6 से 6.5% ही ग्रो करेगी ना। तो यह जो आंकड़ा रखा है सरकार ने, यह अत्यंत महत्वाकांक्षी है, और हमें फोकस यह करना चाहिए कि हम इस पर भी गौर करें। नॉमिनल जीडीपी को हम आधार बनाना चाहिए बजटीय कामों को करने के लिए, ऐसा आलोचकों ने कहा। तो यह एक आलोचना का पक्ष है। अच्छाई यह है कि इस बजट में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें आलोचकों को कहने का मौका नहीं मिला है, खासतौर से पॉपुलिज्म की कमी, और जो बहुत अच्छा दृष्टिकोण रखा गया है, विकास का मंत्र रखा गया है, उसके लिए इसमें बहुत आलोचना का पक्ष। लेकिन यह भी बात अनदेखी इसकी नहीं कह सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी या सांकेतिक जीडीपी बजटीय या बजटिंग प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। तो जैसा कि आलोचकों ने कहा कि चूंकि नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट 10.5% है और एवरेज अगर हम मुद्रास्फीति देखें तो 4 से 4.5% है,
तो रियल जीडीपी की ग्रोथ 6 से 6.5% होनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि यह 7.3% होगी। तो यहाँ पर एक आलोचना का पक्ष हमें दिखता है। इसके साथ साथ कई ऐसी बातें हैं जो बजट के हाइलाइट्स में हम देख सकते हैं आसानी से, और उसको हम समझ सकते हैं। यहाँ आपके लिए कुछ बजटीय हाइलाइट्स हमने दिखला रखे हैं इसमें। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है इस बजट में, जिसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी, स्थिरता आने की गुंजाइश है और निवेशकों का विश्वास बना रहेगा, यह लाभ है। तो इसके अलावा बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं कि टैक्स बेस ऑफ जीएसटी मोर देन डबल्ड, सेज फाइनेंस मिनिस्टर। टूरिज्म को बहुत महत्व दिया गया है और राज्यों को पर्यटन का विकास करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन का प्रावधान किया है सरकार ने। इसके अलावा यह भी हमने लिखा 11.1% है कैपेक्स साइकिल, 5.1% फिस्कल डेफिसिट टारगेट, है ना। ऐसे बहुत सारी बातें आपकी बजट हाइलाइट्स में हमने यहाँ लिख रखी हैं, और इससे आप पढ़ेंगे तो आंकड़ों के हिसाब से आसानी होगी आपको समझने में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक एक प्रोग्राम पर आंकड़ों की बहुत आवश्यकता नहीं होती है, हमें यह समझना होता है कि बजट का दृष्टिकोण क्या है और बजट क्या विजनरी है या नहीं, और अगर विजनरी है उस विजन तक पहुंचने के लिए हमारे पास रोड मैप कैसा है, राइट। मुझे लगता है कि संक्षेप में इतनी बात कहना पर्याप्त है और आपको इसकी समझ हुई होगी, कॉन्सेप्चुअल भी, और सरकार का दृष्टिकोण इस बजट में कैसा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसकी समझ अवश्य हुई होगी और इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।